बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل أعوذ برب الناس. Say, I seek refuge in the Lord of mankind, ملك الناس. the sovereign of mankind, إله الناس. the God of mankind, من شر الوسواس الخناس. from the evil of the retreating whisperer, الذي يوسوس في صدور الناس. who whispers evil into the breasts of mankind, من الجنة والناس. from among the jinn and mankind. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine and leading a good and a comfortable life at your homes. This is going to be another lecture. Not yesterday, day before yesterday you had a lecture. This is going to be your fourth lecture and I hope that you are going to learn something new. कुछ new आज आप सीखने जा रहे हैं, कुछ new आज आपका topic होगा. There have been many issues for some days. कुछ issues आ रहे थे कि आपको कुछ विजन का जो है ना इशू हो रहा है, कुछ आपको जो है ना वो पिक्चर क्लियर नहीं आ रही. आई होप ये इशू जो है ना आपके डे बाय डे सोल्व होते जा रहे होंगे. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर इश्यूज़. बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं यकीनन, लेकिन हम उसको तमाम के इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई होप दैट दिस लेक्चर विल बी गुड एंड वेरी न्यू फॉर यू. लेट्स मूव टू द लेक्चर्स. कल हमने डिस्कस किया था जिन चीज़ों के बारे में, उन्हीं से मैं स्टार्ट लूँगा. यानी कल कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, मैंने आपको कॉपी में जो है ना उनकी डेफिनेशंस वगैरह लिखाई थी. जैसे कि हमने पढ़ा था कल हमने पढ़ा था कि नाउन के बारे में पढ़ा था, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, एंड एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा था, एंड एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था. मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है. ठीक है, एडजेक्टिव भी मैंने आपको पढ़ाया था कि एडजेक्टिव जो है हम किसे कहते हैं. एडजेक्टिव जो है हम किसी भी क्वालिटी या डिसक्वालिटी को हम एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी या डिसक्वालिटी को कहते हैं. आज के बाद अब हम आगे मूव करते हैं. अब हमारे जो है ना दो टॉपिक्स यहाँ पर रह गए हैं. देखें, एक हमारे पास कंजक्शन है और एक हमारे पास प्रीपोजिशन है. कंजक्शन क्या होते हैं और प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इसमें आज एक हम देखेंगे. कंजक्शन प्रीपोजिशन को अगेन आज हम लीव करेंगे क्योंकि एक ये टॉपिक थोड़े से सिंपल थे. ठीक है, अब कंजक्शन में आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन आपके लिए न्यू चीज़ें अच्छे से मैं समझाऊंगा तो आपके लिए थोड़ा सा पॉसिबल है कि डिफ़िकल्ट हो जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल इजीली इसको समझें. ठीक है, मूव करते हैं अपने कंजक्शन की जानिब. अब कंजक्शन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझाने वाला हूँ. यानी कल मैंने आपको कॉपी में समझाया था, अब जो मैं है ना आपको
विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप हम लैपटॉप पर कुछ वर्किंग करके हम वहाँ पर जो है ना कंजक्शन को समझेंगे। तो आपने आई होप नाउन प्रोनाउन वर्ब और एडवर्ब के बारे में अपनी कॉपी में ग्रामर कॉपी में फेयर काम कर लिया होगा, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपने वर्किंग उसकी फेयर करनी है। अब इसी तरह हम कंजक्शन पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है, फिर इसको भी आप फेयर करेंगे, ठीक है। मूव करते हैं कंजक्शन की तरफ। अब देखें ये हमारे पास सबसे पहले कंजक्शन है, ठीक है। अब हम कंजक्शन को देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। ये हमारे पास पहले ये चीज़ है, फिर हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है। ये जो चीज़ है ये आपकी ग्रामर कॉपी का टास्क है, यानी आपने ग्रामर कॉपी में किस तरह लिखना है, ठीक है। लेकिन पहले हम ज़रा ये भी देख लेते हैं, ये पिक्चोरियल चीज़ है तो आपको जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए कंजक्शन क्या होता है। कह रहे हैं कि कंजक्शन कहा जा रहा है कि अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड which connects two words or clauses or sentences, phrase and shows a relation between them। हाँ देखिए कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है, कंजक्शन इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड है विच कनेक्ट्स, जो कि कनेक्ट करता है, मिलाता है टू वर्ड्स को, दो वर्ड्स को या दो क्लाउजेस को या दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेज को, ठीक है ना। एंड शोज रिलेशन बिटवीन देम, और उन दोनों के दरमियान जो है ना क्या बताता है, रिलेशन बताता है आपको, ठीक है। अच्छा अब यानी सिंपली क्या हुआ कि कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि दो जुमलों को क्या कर देगा, मिला देगा, ठीक है। वो आपके पास क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये सेकंड डेफिनेशन है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपके पास एक है टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन की जो है ना टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होती हैं। एक आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है, एक आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है, एक आपके पास को रिलेटिव कंजक्शन कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा अब ये कोऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, को रिलेटिव क्या होते हैं, दैट दिस इज अ वेरी डीप टॉपिक। ये बहुत डीप टॉपिक है, ये आपका अभी का टॉपिक नहीं है। वेन एवर यू विल गो टू द हायर लेवल, जब आप हायर लेवल पर जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप ग्रेड 5 में भी अगर हमें जो है ना वो आगे जाके आपकी बुक में टॉपिक आया तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप सिर्फ कंजक्शन के डेफिनेशन को समझिए कि कंजक्शन इज अ वर्ड विच रिलेट्स टू सेंटेंस, विच कनेक्ट्स टू सेंटेंस, जो कि दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई और 3 कंजक्शन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, आपने ग्रामर कॉपी में जो है ना इस तरह से वर्किंग करनी है, ठीक है। ग्रामर कॉपी में आपने क्या करनी है, इस तरह से वर्किंग करनी है, इस तरह से। सबसे पहले आपने जो है ना, मैंने आपको पहले वर्ब और नाउन के बारे में पढ़ाया था, वो आप काम कर चुके होंगे। उसके बाद आप सबसे पहले कंजक्शन इस तरह लिखेंगे, व्हाट इज अ कंजक्शन, ठीक है। या आप व्हाट इज अ कंजक्शन यहाँ ना लिखिए, आप डायरेक्टली कंजक्शन की हेडिंग डालिए, ठीक है। सिर्फ कंजक्शन की हेडिंग पुट करें, उसकी डेफिनेशन लिखें, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल लेंगे। देखिए ये सारे के सारे कंजक्शन, ऑल्दो इज अ कंजक्शन, एज इज अ कंजक्शन, बिकॉज इज अ कंजक्शन, बिफोर इज अ कंजक्शन, हाउ इज अ कंजक्शन, इफ इज अ कंजक्शन, ये सारे कंजक्शन। इसके सेंटेंस यहाँ नहीं लिया हुआ, इसका सेंटेंस जो है ना आपके पास बुक में दिए हुए हैं। अभी हम बुक की जाने मूव करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर इसके सेंटेंसेस भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपने इसी तरह एग्जांपल लिख के जो है ना वो उसकी एग्जांपल लिख देनी है। फिर आपने टाइप्स ऑफ कंजक्शन लिखना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव, ये तीनों कंजक्शंस आपने वहाँ पर लिख देने। सिंपल, दिस इज सिंपल टास्क, बहुत ही सिंपल टास्क है आपका, आपने ये करना है ग्रामर कॉपी में, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की जाने में। एक्सरसाइज हमने करनी है, ठीक है, कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन जो है ना वो क्या होते हैं। अच्छा कंजक्शन के बारे में पहली एक्सरसाइज आपकी ये है कि दिस इज योर वर्क बुक पेज नंबर 2, वर्क बुक पेज नंबर 2, वर्क बुक पेज नंबर 2 पर आएंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, ए आप यू हैव डन, बी यू हैव आल्सो डन, सी ए बी सी एंड डी 4 हैव बीन डन, ठीक है। 6 मींस ये जो है ना आपके पास ई में आपके पास लिखा 5 कंजक्शन, यहाँ हमने 5 कंजक्शंस लिखने हैं, कोई भी 5 कंजक्शंस, ठीक है। उसमें मैंने आपको अभी कंजक्शन की जो एग्जांपल्स दिखाई थी उसी में से आप यहाँ पर 5 कंजक्शंस लिख सकते हैं। या अगर आपके पास और अच्छे कंजक्शंस हैं, ठीक है। देखिए कंजक्शंस बहुत सारे होते हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ कंजक्शंस। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई हैं। इंग्लिश ग्रामर में कंजक्शंस बहुत सारे हैं, सो इफ यू हैव मोर गुड कंजक्शंस यू कैन राइट देम एज वेल, आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपने ये टास्क करना है। अब मैं आपको मजीद एक और टास्क देता हूँ। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट टास्क, ठीक है। अब आप ये टास्क आपका क्या है कि आपने ओपन करना है टेक्स्ट बुक, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आप साथ में ओपन करते रहेंगे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8, अगेन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 आप जैसे ही ओपन कर लेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1, सी का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, सी का क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जो है ना आपके पास यहाँ कुछ लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। कह रहे हैं कि दी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा रह गया है, दिस इज रिमेनिंग, और हमारे पास प्रीपोजिशन भी रिमेनिंग है। ये हम आप आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कह रहे हैं, रिकॉल द फर्स्ट 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने फर्स्ट 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉल करना है, यानी उस पर वर्किंग करनी है। ठीक है ना, ट्राई टू गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, आपने हर किसी की एग्जांपल देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप फिलहाल लीव कीजिए। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 2 पर आना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप आ गए, आपने लिखा हुआ आपके पास कि मेक लिस्ट ऑफ द नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैसेज। देखिए ये आपको पैसेज दिया हुआ, ठीक है, दिस इज अ पैसेज, दिस इज अ पैराग्राफ दिया। आपने क्या करना है, इसमें जो है ना आपने नाउन, प्रोनाउन वगैरह सबको आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, कैसे आप अंडरलाइन करेंगे मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, अब आप पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने अंडरलाइन क्या करना है। आपने जो है ना यहाँ पर 3 चीज़ें अंडरलाइन करनी, ये माइंड में आपके होनी चाहिए। एक आपके पास नाउन फर्स्ट, सेकंड आपके पास प्रोनाउन एंड थर्ड इज एडजेक्टिव। ये तीनों चीज़ें आपने जो है ना अंडरलाइन करनी है। सबसे पहले हम मूव करते हैं, हम आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 डे। ठीक है ना, अब अगर हम 1 डे से स्टार्ट करें तो सबसे पहले 1 अगर हम देखें तो क्या है, 1 अगर मैं आपसे कहूँ 1, आप सोचें 1 मिनट के लिए 1 क्या है। 1 आपके पास दिस इज एन एडजेक्टिव, ये आपके पास एडजेक्टिव है। आप उसको यूं इस तरह से अंडरलाइन करके, ठीक है, आप उसके ऊपर लिख देंगे ADJ एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे मूव करेंगे, जैसे आपके पास वर्ड है डे। ठीक है, डे जो है ना ये आपके पास आएगा नाउन में। डे इज अ नाउन किस तरह से, मैंने आपको बताया था कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग। नाउन जो है किसी भी जगह, चीज या शख्स का नाम होता है। तो ये डे एक नाउन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 24 आवर्स टाइम है। ठीक है ना, अब 24 हम 12 आवर्स करें, डे की बात की जा रही है, हमारे पास 12 आवर्स टाइम है। अब ये जो 12 आवर्स हैं, इन 12 आवर्स को एक नाम दे दिया गया, वो नाम दे दिया गया डे, और उस डे को हमने कह दिया नाउन। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? आगे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है मर्लिन। ठीक है ना, मर्लिन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ये शख्स का नाम है। ठीक है, तो मर्लिन एक शख्स का नाम है, ये भी हमारे पास नाउन में आता है। फिर मैं दोबारा से नाउन की डेफिनेशन बताता हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, यानी पर्सन का नाम जो है ना वो नाउन में आता है। तो मर्लिन आपके पास एक नाउन कहलाएगा। आप इसको भी अंडरलाइन करके आप सिर्फ एन लिख देंगे, सिर्फ एन। अगर आप पूरा लिखेंगे तो आपके पास बहुत स्पेस ही लेगा। ठीक है, मर्लिन लिख देंगे। नेक्स्ट आप मूव करेंगे द विजर्ड। ठीक है ना, विजर्ड ये भी नाम है, ये भी आपके पास नाउन में आएगा। आप इसको भी अंडरलाइन करके एन लिख देंगे। आगे मूव करते हैं, विजल केम आउट। ठीक है ना, अब केम आपके पास ये एक वर्ब है, आपने इसे अंडरलाइन नहीं करना है क्योंकि आपको यहाँ आपको वर्ब का नहीं किया गया, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का कहा गया। इसको छोड़ दें। केम आउट ऑफ द डीप। ठीक है, केम आउट ऑफ द डीप, ये जो आपके पास वर्ड है डीप, दिस इज, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। एंड दिस इज एन एडजेक्टिव, आप उसके ऊपर ए लिख देंगे छोटा सा। ठीक है, जिसने डीप का मतलब गहरा। ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि ये जमीन है ना, ये जमीन का हिस्सा है, ये जो है ना क्या है, गहरा है। तो इस जमीन के हिस्से की खूबी है, दिस इज क्वालिटी ऑफ दिस लैंड, की ये जमीन जो है ना बहुत गहरी है। बराबर वाली जमीन जो है ना वो गहरी नहीं है, ये गहरी है। ठीक है, तो इसी तरह आपने इस पूरे पैराग्राफ को बिल्कुल आराम से, सुकून से पढ़ना है, और इसमें आपने एक एक चीज को अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, अच्छा ये आपका एक टास्क हो गया। टास्क आप बेटा साथ साथ याद रखते जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ अब हमारे पास डायरी नहीं है कि आपको डायरी लिखाए थे, तो आप साथ साथ टास्क याद रखते रहेंगे। आप लिख भी लेंगे, या आप उस पेज को, जिस पेज पे आपका टास्क दिया गया उसको आप फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, या जिस पेज पे आपको टास्क दिया गया उस पेज का नंबर आप कहीं रफ में लिख लेंगे, ताकि आपको याद रहे कि इस पेज पर हमने टास्क दिया आपको। इससे पहले मैंने आपको वर्कबुक में एक छोटा सा टास्क दे चुका हूँ, और अब ये आपका दूसरा टास्क है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम मूव करेंगे आगे। ठीक है, आगे हम मूव करेंगे तो आप आएंगे वर्कबुक पर अगेन। ठीक है ना, मेरे साथ ही आप वर्कबुक ओपन करेंगे, बोलेंगे अपनी वर्कबुक पेज नंबर 3 आप ओपन करेंगे वर्कबुक का। ठीक है, पेज नंबर 3 पर आपको ऑन द टॉप ऑफ द पेज आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी पंक्चुएशन के नाम से। ठीक है ना, एक्सरसाइज बी,
इसको अभी हमने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब आप देखें इसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, मैं आपको खुद अटेम्प्ट करवा रहा हूँ, जो मैं लिखवाऊंगा आप जो है ना मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे, ठीक है ना। आप अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर स्पेलिंग भी बताऊंगा और यहाँ स्पेलिंग लिखूंगा भी, आप देखेंगे, ठीक है ना। आपके पास एक्सरसाइज बी में कहा जा रहा है कि नेम द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क्स। ये जो फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क्स हैं A B C D E and F में, इसको आप नेम करें, नाम दें, ठीक है ना। किस तरह नाम देंगे आप? सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये बिल्कुल दिखने से ही जाहिर हो रहा है, तो आप इसको लिख देंगे क्या? आप इसको लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, मैंने उसके रफ में लिखा है, आप उसको अच्छे से बिल्कुल लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। बी में आपके पास दिया हुआ है एक छोटा सा कोमा, तो आप उसको लिखेंगे COMMA कोमा, COMMA कोमा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है सी में आपके पास क्या दिया हुआ है? हाँ, अब सी में आपके पास जो देखें ये किस तरह की चीज है, ये आपके पास एक डॉट है और डॉट के नीचे जो है ना वो कॉमा दिया हुआ है, यानी ऊपर फुल स्टॉप है, नीचे कॉमा। तो इस तरह के साइन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के साइन को हम कहते हैं कि सेमी कॉलन, SEMICOLON, सेमी कॉलन, ठीक है, द वर्ड सेमी कॉलन, इस तरह के साइन को हम कहते हैं सेमी कॉलन, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ये हम आगे जब जाएंगे तो ये इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आपके पास वर्ड है डी, ठीक है। डी में आपके पास क्या वर्ड दिया हुआ है? डॉट दिया हुआ है, डॉट। ये डॉट आपका कहलाएगा फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप, FULL फुल STOP स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे मूव करते हैं। फुल स्टॉप के बाद हमारे पास एक और चीज आ रही है, ये आपके पास कहलाएगा इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। इसे ये इन्वर्टेड कोमा दो हैं, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि डबल इन्वर्टेड कोमा, ठीक है ना। ये लेकिन आप यहाँ पर सिंपल लिख दें इन्वर्टेड कोमा, INVERTED कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आपके पास वर्ड आ रहा है, देयर इज अ वर्ड। अच्छा, अब ये आपके पास देखें ये किस तरह का साइन है, ठीक है। ये जो साइन आपके पास दिया हुआ है ये कोमा तो बना हुआ है लेकिन ऊपर की साइड पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर की साइड पे कोमा जो बना हुआ आता है, आप इसको इंग्लिश में कहते हैं अपोस्ट्रोफी, APOSTROPHE, अपोस्ट्रोफी, APOSTROPHE, अपोस्ट्रोफी, ठीक है, APOSTROPHE, अपोस्ट्रोफी, ठीक है। ये आपका आज का एक छोटा सा पंक्चुएशन का टॉपिक भी हमने कवर किया। आई होप कि आपने इसको मेरे साथ ही लिख लिया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएंगे अगेन एक छोटा सा टास्क है वो हम दोबारा करने जा रहे हैं। अगेन आप वर्कबुक पर आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए हम कभी वर्कबुक ओपन कर रहे हैं, कभी टेक्स्ट बुक ओपन कर रहे हैं, ठीक है, बट वी आर गोइंग एज आई थिंक, जिस तरह मैं जो है ना वो आपके लिए आसान समझता हूँ उसी तरह मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि लेंथी हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल जो है ना वो लेंथी नहीं है, बिल्कुल आपके लिए शॉर्ट है, ठीक है। अच्छा, अब अगेन हम वर्कबुक पर आ जाएंगे। वर्कबुक पर आप आएंगे, पेज नंबर 4 आप ओपन करेंगे, पेज नंबर 4 ओपन करेंगे आप मेरे साथ ही। वर्कबुक पेज नंबर 4 ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपके पास हेयर एट द लास्ट, बिल्कुल एट द बॉटम आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में आपको कहा जा रहा है कि फाइंड 2 मीनिंग्स फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है ना। आपने फाइंड 2 मीनिंग्स, 2 मीनिंग्स ढूंढने हर वर्ड के लिए, ठीक है ना। इन योर डिक्शनरी, इन अपनी डिक्शनरी में, ठीक है। राइट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड, हर सेंटेंस के लिए आपने हर वर्ड के लिए 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। देखें किस तरह, एक जैसे कि आपके पास वर्ड है कैच, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि कैच को एक बार आपने वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, और फिर आपने कैच को एक बार नाउन के तौर पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। यानी आपके 2 सेंटेंसेस हो, एक सेंटेंस ऐसा हो जिसमें कैच आ रहा हो वर्ब के तौर पर, ठीक है ना, और दूसरा सेंटेंस ऐसा हो जिसमें कैच आ रहा हो नाउन के तौर पर, ठीक है। अब किस तरह इस्तेमाल करेंगे एक सेंटेंस में आपको करके बताता हूँ, देन अगेन आपका जो बाकी 2 सेंटेंसेस हैं बी और सी और डी नेक्स्ट पेज पर है, वो आपका होम टास्क होगा। ये छोटा सा होम टास्क दोबारा हो गया, ठीक है। तो होम टास्क आपको देते रहेंगे ताकि आप इसको कंप्लीट करते रहें, ठीक है ना।
और अगर आप कोचिंग नहीं जाते या अगर आप कहते हैं कि सर हम कोचिंग नहीं जा रहे, हम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आपने एटलीस्ट घर में कुछ लिखना है जो भी आपको समझ में आ रहा है, वट एवर यू आर गेटिंग, जो भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब हम इसको करते हैं सेंटेंस को, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ एक सेंटेंस में बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप भी इसको साथ लिखेंगे, ठीक है ना। ही कैट्स a ball. He catches a ball. वो क्या करता है, बॉल को पकड़ता है, वो कैच करता है बॉल को, ठीक है। He catches the ball. देखिए अब इसमें ही जो है ना आपके पास ये सब्जेक्ट है, कैच आपके पास वर्ब है और बॉल आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ही जो है ना सब्जेक्ट आपके पास कहलाता है, जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, और कैच क्या है, कैच एक काम है, एक एक्शन है, कैच कर रहे हो तो आपकी बॉडी मूव करिए, एक एक्शन है, तो ये इसीलिए आपके पास वर्ब कहलाएगा, ठीक है। हमने देखा था वर्ब की डेफिनेशन क्या थी, एनी एक्शन, कोई भी एक्शन, और बॉल जो है ना आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। तो आपके पास यहाँ पर एक सेंटेंस में कैच तो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, और मैं दूसरे सेंटेंस में लिखता हूं कि ही ड्रॉप्स द कैच। ही ड्रॉप्स द कैच, वो क्या करता है, कैच को ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है ना। यानी ही सब्जेक्ट हो गया, और अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, ड्रॉप होना, यानी छोड़ना। आप के हाथ में फॉर एग्जाम्पल कैच आया और आपने उसको छोड़ दिया, तो यानी आपने एक्शन करके दिखाया, ये आपका एक एक्शन हुआ, आपकी बॉडी मूव हुई, ठीक है। द कैच आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया, क्यों, कैच को ड्रॉप कर रहा है, कैच पर काम हो रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर कैच हमारे पास वर्ब नहीं है, ठीक है ना, वो कैच नहीं कर रहा, वो ड्रॉप कर रहा है, ठीक है ना। नहीं कैच करने तो गया था लेकिन उससे ड्रॉप हो गया, तो वो उसका एक्शन हुआ कि उसने ड्रॉप कर दिया। और ऊपर क्या हो रहा था कि ऊपर ड्रॉप नहीं हो रहा था, ही कैच था, ऊपर क्या कर रहा था, वो कैच कर रहा था। तो यहाँ कैच आपके पास वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो गया, यहाँ कैच ऑब्जेक्ट और एज अ नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि हमने एक सेंटेंस में कैच को वर्ब के तौर पर और दूसरे सेंटेंस में कैच को नाउन के तौर पर लेना है, तो हमने दोनों ले ली। इसी तरह अब आपके पास वर्ड है चेस्ट यानी आपका सीना, ठीक है। अब इसको जो ना आप वर्ब के तौर पर भी लेंगे और इसको आप नाउन के तौर पर भी लेंगे, किसी भी तरह का एक एटलीस्ट सेंटेंस आप बनाएंगे। अगर आपको नाउन वाला सेंटेंस बनाना नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट आप वर्ब वाला सेंटेंस जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। या अगर वर्ब वाला सेंटेंस बनाने नहीं आ रहा तो आप नाउन वाला सेंटेंस आप एटलीस्ट बनाएंगे, ताकि आपको कुछ चीज थोड़ी सी क्लियर हो, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको एक चीज दिख रही होगी स्क्रीन पर, ठीक है ना। ये हमारा आज का टास्क नहीं है, ठीक है, ये हमारा आज का टास्क बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा जो है ना वो नेक्स्ट क्लास का टास्क है, लेकिन मैं आपको जस्ट अभी दिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में जो है हम इस तरह से चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट तरह से हम इंशाल्लाह इस क्लास में ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में, कि नाउन क्या होता है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, नाउन की डेफिनेशन बता दी थी जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, इसी जो है ना वो इसी लेक्चर की सीरीज में। अब कल जो है ना हम टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे और हम देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन्स, मेन टॉपिक आपका कल होगा कलेक्टिव नाउन्स का, कल से मुराद नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जब भी आपका होगा मेन टॉपिक आपका कलेक्टिव नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन को हम पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन जो है ना वो किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, उन्हें यूज़ कहाँ किया जाता है और उनकी मीनिंग क्या होते हैं। और हम देखेंगे टाइप्स हमारे पास किस तरह की होती हैं, हमारे पास कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड, कलेक्टिव, ये इस तरह के नाउन्स होते हैं हमारे पास। तो कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपका आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और जो वर्किंग मैंने आपको दी है आप उसे कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कंसल्ट करें अपने टीचर से, जहाँ आप ट्यूशन जाते हैं वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और अगर आप कहते हैं कि सर हम ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, हम घर पे पढ़ रहे हैं, तो अगेन फिर आप अपनी एफर्ट करें, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ तक हम वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।